हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल नीट हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है जीव जगत। यह एक छोटा चैप्टर है और इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ऊपर एक वैज्ञानिक दिए गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब नीट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, इसलिए हम यहाँ इन जो वैज्ञानिक दिए गए हैं इनको भी पढ़ते हैं। इसे आप छोड़ नहीं सकते। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बोल रही है, अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव विज्ञानी थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ये हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है। 20वीं सदी का डार्विन अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। आपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले विकासी जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से पुरस्कार थे बोल रही है एनसीईआरटी, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। सन 1983 में इनको बालजान प्राइज मिला। सन 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज मिला और 1999 में क्रॉफोर्ड प्राइज मिला। मेयर 100 वर्ष की आयु में 2004 में स्वर्गवासी हो गए। इनके एक बार प्राइज को भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ से नीट में क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन कोई नीट का भरोसा नहीं है, वो कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन ना पूछ ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस प्रकार इनके थोड़ा जो जीवन परिचय थोड़ा दिया गया है, इसको एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने चैप्टर में पहुँचते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, आलमड़ी, मीठा जली झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने, जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर्पत्र, दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों का पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय का चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। यहाँ एनसीईआरटी थोड़ा बहुत परिचय के बारे में बताए है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, आगे जीव जगत की में विविधता के बारे में बताया गया है। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। इसमें एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जो जैव विविधता होती है, जैसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो एक सीमा तक क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है। आगे एनसीईआरटी क्या बोली है, एनसीईआरटी आगे बोल रही है, प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति, जो इंग्लिश में स्पीशीज कहलाती है, का प्रतीक है।
अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीजों की संख्या कितनी है? 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है, हाईलाइट कर लीजिए कि अब तक जो ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज हैं उनकी संख्या कितनी है? 1.7 से लेकर 1.8 तक है। और बता दें कि इसमें लगभग 1.2 प्राणी हैं और 0.5 से 0.6 मिलियन पादप हैं। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या या प्रकार कहते हैं। जैव विविधता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश में विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। एनसीईआरटी यहाँ यह बोल रही है कि जो प्राणी तथा पादप होते हैं उनके स्थानीय नाम बहुत से होते हैं, और बोल रही कि किसी एक देश में एक प्राणी का किसी जगह कोई नाम है एक ही देश में और किसी जगह दूसरे नाम से जाना जाता है। वो बोल रही है इससे निपटने के लिए हमें कोई ऐसी युक्ति बनानी होगी जिससे वह प्राणी या पादप पूरे विश्व में केवल एक ही नाम से जाना जाए। आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है? प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे क्या कहते हैं? पहचानना कहते हैं। आगे एनसीईआरटी बोल रही है अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसे हाईलाइट कर लीजिए कि ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और ये क्या काम करता है? ये पादपों को नाम देने में प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार एक प्राणियों में नामकरण देने के लिए एक संस्था है जिसे क्या बोलते हैं? ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये भी नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या करता है? ये प्राणियों को नाम देने में प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। यह याद रखिएगा कि वैज्ञानिक नाम की क्या गारंटी है कि जो जीव या पादप या जीव है कोई, उसका पूरे विश्व में केवल एक ही नाम होना चाहिए। ये याद रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिए। किसी भी जीव के वर्णन में विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। आगे एनसीईआरटी क्या बोली है? जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सर्वमान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। पहला वंश नाम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे जीनस, तथा दूसरा होता है जाति संकेत पद। जाति संकेत पद को क्या बोला जाता है? स्पीसीज। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे द्विपद नाम पद्धति बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि द्विनाम पद्धति किसे बोलते हैं? जिसमें दो नाम के दो घटक हों। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द्विजगत नाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। ये भी हाईलाइट कर लीजिए कि जो द्विपद नाम पद्धति थी उसको कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली होती है, बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ये याद रखिए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश जीनस को बताता है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है।
नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जो अन्य नियम सार्वजनिक नियम है वो निम्नलिखित हैं। पहला नियम क्या है? जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये जो नियम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि बोल रहे हैं एनसीईआरटी जो जैविक नाम होता है प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। पहला नाम क्या होता है? जीनस को बताता है और दूसरा नाम क्या बताता है? स्पीशीज को बताता है। इसका तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि जैविक नाम को जब हाथों से लिखते हैं तो इसे दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, ये याद रखिएगा। अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जबकि दूसरा शब्द जो जाति संकेत पद को बताता है वह छोटे अक्षरों में होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका से इसके उदाहरण की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर नाम हिंदी में लिखा है इसलिए आप समझ नहीं सकते हैं। एनसीईआरटी ये कह रही है यहाँ पर कि जो पहला जीनस का शब्द जीनस होता है उसको उसकी शुरुआत जैसे मैंजीफेरा है तो इसमें एम जो होता है उसको कैपिटल लेटर में शुरू करते हैं, और जो स्पीशीज का पहला अक्षर होता है उसे स्मॉल लेटर में शुरू करते हैं। मैंजीफेरा में एम जो होता है वो कैपिटल लेटर में होगा और इंडिका का जो आई होता है वो स्मॉल लेटर में होगा, ये बोल रही है। क्योंकि ये हिंदी में नाम लिखा है इसलिए आप इसे यहाँ समझ नहीं सकते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? आगे एनसीईआरटी बोल रही है जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। लेखक का नाम संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है और क्या बता रहा है? इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन किसने किया था? लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्त बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अब यदि आप एल्सेशियन के विषय में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य, कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा कर रहे हों तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक जो शब्दावली है उसे क्या बोलते हैं? उसे टैक्सा बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इन शब्दों की वैज्ञानिक शब्दावली को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक शब्दावली को टैक्सा बोलते हैं। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधा भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। क्यों विभिन्न स्तरों पर बताता है? कि क्योंकि प्राणी अलग हो गया, स्तनधारी अलग हो गया और कुत्ता भी अलग हो गया। जैसे हम कहें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी किंगडम, ये किस स्तर पर समान टैक्सा को बताता है? ये समान स्तर पर समान टैक्सा को बताता है।
और ये जो प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर बताता है, लेकिन जैसे ये किंगडम है सभी, तो ये समान स्तर पर समान टैक्सा को बताते हैं, भिन्न भिन्न टैक्सा को बताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासी परिक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन का आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचानना, विज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्ग की टैक्सोनॉमी के आधार हैं। टैक्सोनॉमी जो होती है उसके 4 स्टेप होते हैं, या कह सकते हैं आप 4 कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विशेषीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैरेक्टराइजेशन। दूसरा होता है क्या? पहचानना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तीसरा होता है वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और चौथा होता है नामकरण, जिसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। इसे आप किस प्रकार याद रख सकते हैं? इसे इंग्लिश में आसानी से याद करने की ट्रिक है। क्या ट्रिक है? CICN द्वारा इसे याद कर सकते हैं। 1 मिनट। किस प्रकार याद कर सकते हैं? CICN द्वारा याद कर सकते हैं। C से कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा, I से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, C से क्लासिफिकेशन हो जाएगा और N से क्या हो जाएगा? नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। और ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? वर्गीकरण के कार्य या एक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी बनाते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आदि मानव थे उनके वर्गीकरण का आधार किस पर आधारित था? उपयोग पर आधारित था। ये ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी आगे बोल रही है कि काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की एक शाखा को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धति जो सिस्टेमेटिक्स होती है उसमें क्या किया जाता है? सिस्टेमेटिक्स में जो टैक्सोनॉमी प्लस विकासी संबंध दोनों ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। विकासी संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आगे एनसीईआरटी बोल रही है सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन शब्द के सिस्टेमा से आया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल भी सिस्टेमा नेचर चुना था। यह भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना था? सिस्टेमा नेचर चुना था। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करते हुए इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध को भी ध्यान में रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में सवाल बना हुआ है कि वर्गीकरण में क्या क्या है, वर्गीकरण पद्धति में कौन कौन शामिल है। वर्गीकरण में पहला तो टैक्सोनॉमी जिसे वर्गीकी कहते हैं, और दूसरा क्या शामिल है? विकासी संबंध जिसे इंग्लिश में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। ये दोनों शामिल हैं, ये याद रखिएगा। अब वर्गीकी संवर्ग के बारे में एनसीईआरटी पढ़ा रही है। वर्गीकी संवर्ग क्या होते हैं? वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। यहाँ पर सोपान का क्या अर्थ है? सोपान का अर्थ है स्टेप। स्टेप मतलब कह रहा है वर्गीकरण कोई एकल स्टेप प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इसमें अनेक पदानुक्रम सोपान होते हैं। वो बोल रही है कि इसमें अनेक पदानुक्रम स्टेप होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान जिसे पद बोलते हैं अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे क्या बोलते हैं? और इसे टैक्सॉन कहते हैं।
टैक्सान क्या होता है? टैक्सान जब किसी उसमें कोई वैज्ञानिक नाम दे दिया जाता है तो उसे टैक्सान बोलते हैं। जब कोई टैक्सोनॉमी कैटेगरी में कोई विशेषता जोड़ दी जाती है तो उसे टैक्सान बोल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टैक्सोनॉमी कैटेगरी जैसे किंगडम है, किंगडम में हमने ले लिया जगत, कौन सा जगत ले लिया? जगत में हमने कोई विशेषता जोड़ दी, जैसे बोल दिया कि यूकैरियोट, केवल एक कोष की यूकैरियोट पाए जा रहे हैं, तो उसको क्या बोल दिया? किसमें एक कोष की यूकैरियोट पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। तो अब प्रोटिस्टा क्या हो गया? प्रोटिस्टा टैक्सान हो गया। तो यही टैक्सान को वर्गक बोलते हैं। यहाँ एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जब टैक्सोनॉमी कैटेगरी जिसे वर्ग की संवर्ग बोलते हैं उसमें कोई विशेषता जोड़ दी जाती है तो वो क्या बन जाता है? वो टैक्सॉन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद होते हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणी सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा इसे दे दिया जाता है। क्या आप ऐसे किसी जीवों तथा अन्य वर्गों के नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं, न कि केवल आकार की समूहन। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन में से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम इंग्लिश में बोलते हैं, संघ को इंग्लिश में फाइलम बोलते हैं, और इसे क्या भाग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भाग पौधों के लिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। वर्ग जिसे बोलते हैं क्लास, गण जिसे बोलते हैं आर्डर, कुल को फैमिली बोला जाता है, और वंश जीनस होता है तथा जाति स्पीसीज होता है। आप इसे हिंदी में भी याद कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो केवल इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। का विकास हुआ है। पौधे तथा प्राणी दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। जो स्पीसीज होती है वो सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं? इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। अब आगे एनसीईआरटी स्पीसीज के बारे में पढ़ाई है। स्पीसीज जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पीसीज को हिंदी में जाति बोलते हैं। स्पीसीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीसीज को हिंदी में जाति बोलते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए कि जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे स्पीसीज या जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीसीज या जाति बोलते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। यह भी याद रखिए, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीसीजों को किस आधार पर अलग किया जा सकता है। स्पीसीजों को उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ये हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम, मैंजीफेरा यहाँ पर क्या है? मैंजीफेरा जीनस को बताता है, इंडिका क्या बताता है? स्पीसीज को बताता है। किसका नाम है? ये आम का वैज्ञानिक नाम है। सोलेनम ट्यूबिरोसम जिसे आलू कहते हैं तथा पेंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति जिसे स्पीसीज कहते हैं स्पीसीज को प्रदर्शित करता है, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पेंथेरा वंश के नाम को प्रदर्शित करते हैं और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण समान हो को दिखाते हैं। एनसीईआरटी बोल रही है कि कुछ ऐसे वंश होते हैं जिनमें केवल एक जाति होती है और कुछ ऐसे वंश होते हैं जिनमें अनेक जाति होते हैं। जैसे सोलेनम वंश में 3 जातियां आती हैं। कौन कौन सी? सोलेनम ट्यूबिरोसम जिसे आलू बोलते हैं, सोलेनम मैलिनजेला जिसे बैगन बोलते हैं, और सोलेनम नाइग्रम जिसे मकोई बोलते हैं।
और जो मानव होता है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में केवल एक जाति आती है, इसलिए ये एक जाति वाला हो गया। और जो ये सब सोलेनम वंश में आते हैं, ये एक से अधिक जाति इसमें शामिल होती हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों को जिनमें आकार की गुण समान हो को दिखाते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, उदाहरण पेंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम मिलेंजेला भी आते हैं, जो ऊपर आपको बता चुके। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आती है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। याद रखिएगा कि ह्यूमन का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, होमो सेपियंस। आगे एनसीईआरटी वंश, जिसे इंग्लिश में जीनस कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाया है। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। वंश क्या होता है, समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है, यह ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिए। उदाहरण आलू, टमाटर तथा बैगन, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी कौन से वंश में आते हैं, सोलेनम वंश में आते हैं। शेर, जिसे पेंथेरा लियो कहते हैं, चीता जिसे पेंथर पार्डरस कहते हैं, और जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइगर लिख दीजिएगा, टाइगर एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। जो टाइगर होता है उसे पेंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पेंथेरा वंश में आते हैं। ये सभी कौन से वंश में आते हैं, पेंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है उससे अलग है। आगे कुल के बारे में, फैमिली के बारे में पढ़ाया गया है। अगला संवर्ग क्या है, कुल है, फैमिली है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि जो कुल का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, पौधों के लिए कायिक तथा जनन गुण के आधार पर। उदाहरणार्थ पौधे में 3 विभिन्न वंश, सोलेनम, पिट्यूनिया तथा धतूरा, ये क्या है, ये वंश हैं। कौन से उसमें आते हैं, सोलेनेसी में आते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, इसे भी याद रखिएगा कि जो सोलेनम, पिट्यूनिया तथा धतूरा वंश हैं वो कौन से फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। जबकि प्राणी वंश पेंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। पेंथेरा, जिसमें पेंथेरा को किसके साथ रखा गया है, फेलिस के साथ। कौन से कुल में रखा गया है, फेलिडी कुल में रखा गया है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी भी गलत किए हैं, उनके कैनिडी में तो कुत्तों को रखा गया है। ये देखिए क्रमशः बोल रहा है, यहाँ पर क्रमशः नहीं है। कैनिडी में कुत्ते को रखा गया है और जो फेलिडी है उसमें किसको रखा गया है, फेलिडी में बिल्ली को रखा गया है। कैनिडी में कुत्ते को, फेलिडी में बिल्ली को रखा गया है। ये सही कर लीजिएगा, उल्टा लिख दिया है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी क्रमशः भी बोले है, क्रमशः गलत लिखा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि कैनिडी में कुत्ते को रखा गया है, फेलिडी में बिल्ली को रखा गया है। आगे एनसीईआरटी ऑर्डर के बारे में, जिसे गण बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ाया गया है। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित थे। प्रायः गण तथा उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। मतलब जो स्पीसीज से फैमिली तक थे उनमें एक या 2 लक्षण, एक लक्षण ले रहे थे। अब इसके ऊपर जो होते हैं वो लक्षणों के समूह के आधार पर इनका निर्धारण करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो पादप कुल कॉन्वोलेसी तथा सोलेनेसी है, कौन से ऑर्डर में रखा गया है, पॉलीसोनियल्स में रखा गया है।
इसका मुख्य आधार क्या है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इसका मुख्य आधार क्या है। इसका मुख्य आधार है पुष्पीय लक्षण। ये भी ध्यान रखिएगा, किस आधार पर पूछेगा कि इनको किस आधार पर रखा गया है, इसको पुष्पीय लक्षणों के आधार पर रखा गया है। जबकि प्राणी कार्नियोरा गण को फेलिडी तथा कैनेडी कुलों में रखा गया है। जो कार्नियोरा ऑर्डर होता है उसको फेलिडी तथा कैनेडी कुलों को रखा गया है। उसमें कार्नियोरा में कौन कौन से फैमिली आती हैं, फेलिडी तथा कैनेडी। फेलिडी में कौन आता है, फेलिडी में शेर बिल्ली आ गई और कैनेडी में कुत्ता आता है। इनको एक साथ कार्नियोरा ऑर्डर में रखा गया है। अब इसके बाद क्लास पढ़ते हैं। क्लास, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। गण का मतलब ऑर्डर आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्राइमेटा में कौन कौन से आते हैं, बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। को कार्नियोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। अब संघ फाइलम के बारे में पढ़ाया गया है, जो कि पादपों के लिए इसी को डिवीजन बोलते हैं। वर्ग, जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग, जिसे संघ कहते हैं, फाइलम बोलते हैं, प्राणी के उसमें का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ, रज्जु, जिसे नोटोकार्ड बोलते हैं, का तथा पृष्ठीय, खोखला, तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों, जिनमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। पौधे के लिए क्या यूज करते हैं, पौधे के लिए डिवीजन यूज करते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी यहाँ बोल रही है कि उसके लिए डिवीजन यूज करते हैं। आगे जगत किंगडम, जो कि सबसे उच्चतम संवर्ग होता है। जंतु के वर्ग की तंत्र के विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है। जबकि पादप जगत के विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे या उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज को लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को अवरोही क्रम में दिखाया गया है। ये देखिए अवरोही क्रम में इनको दिखाया गया है। इसके याद करने की ट्रिक भी अभी आपको बताएंगे, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। ये संवर्ग हैं। यद्यप वर्ग की विज्ञानियों ने इन पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बनाए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा मिलती है। पदानुक्रम जो चित्र 1.1 में दिया गया है, पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत के ओर ऊपर जाते हैं, वैसे समान गुणों की संख्या में कमी आती जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम जगत से स्पीशीज से जगत की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे समान गुणों के जो समान लक्षण हैं उनमें कमी आती जाती है। और कभी कभी इससे में उल्टा पूछ लेता है कि जगत से स्पीशीज में आने पर क्या होता है, समान लक्षण बढ़ते जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारण करने में अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्ग की संवर्गों को दिखाया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तालिका। यहाँ से अक्सर नीट में हर साल क्वेश्चन एक बनता ही है, इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बताया गया है मानव के बारे में। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आपको पता होगा, ऊपर पढ़ चुके हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो क्या बताता है, होमोजीनस है, और सेपियंस जो होता है वो स्पीशीज है। ये देखिए वंश जो है वो होमो हो गया, फैमिली होमोनिडी हो गई, गण जिसे ऑर्डर बोलते हैं प्राइमेट हो गया, क्लास मैमिलिया हो गई, और जो प्राणियों के लिए संघ यूज करते हैं संघ कार्डेटा हो गया। घरेलू मक्खी के बारे में बताया गया, जिसका वैज्ञानिक नाम है मास्का डोमेस्टिका। मास्का जीनस है, डोमेस्टिका क्या है, डोमेस्टिका स्पीशीज है। मास्का देखो वंश को बताया है, और फैमिली इसकी म्यूसिडी है, ऑर्डर डिप्टेरा है,
क्लास इंसेक्टा है और संघ आर्थ्रोपोडा है। इसके बाद आम के बारे में बताया गया है जो कि एक पादप है मैंजीफेरा इंडिका। ऊपर नाम पढ़ चुके हैं। मैंजीफेरा क्या बताता है, जीनस को, और इंडिका स्पीसीज को। मैंजीफेरा यहाँ पर बताए हुए है जीनस वंश को, और जो फैमिली है इनाकार्डियेसी है, और आर्डर जो है सिपेंडल्स है, और वर्ग क्या है डाइकोटिलिडनी, और एंजियोस्पर्मी भाग डिवीजन यहाँ पर यूज करेंगे। गेहूँ ट्रिटिकम स्वीटम बताया गया है। इसके लिए ट्रिटिकम क्या हो गया, ट्रिटिकम हो गया वंश नाम, और यहाँ पर पोएसी फैमिली हो गई, पोएल्स जो होता है पोएल्स आर्डर हो गया, और मोनोकोटिलिडनी क्या हो गया क्लास हो गया, और एंजियोस्पर्मी हो गया। ये याद रखिएगा। ये अभी यहाँ से एक क्वेश्चन बना था पिछले सालों में कि आम और गेहूं में क्या समान होते हैं, इनमें क्या समान होता है, ये दोनों एंजियोस्पर्मी है। भाग डिवीजन समान होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार गेहूँ पूरी ये तालिका इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिए। और यहाँ पर ये दिया गया है, ये ऊपर यहाँ पर जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाएं समान गुणों, जो समान गुण है वो घटते जाते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर समान गुण बढ़ते जाते हैं। और इसके याद करने की ट्रिक है, इंग्लिश में है। जैसे आप किंगडम का के ले लीजिए, किंगडम का के ले लीजिए, और यहाँ पर फाइलम है, फाइलम को PH से लिख लीजिए, और क्लास को C से लिख लीजिए, आर्डर को O से लिख लीजिए, और फैमिली को किससे लिख लीजिए, F से लिख लीजिए। फैमिली को किससे लिख लीजिए, फैमिली को F से लिख लीजिए, और इधर वंश जीनस होता है उसको J से लिख लीजिए, और स्पीसीज को S से लिख लीजिए। तो ये क्या बन गया, ऊपर से नीचे की ओर कैपकोफजस, KPHCOFJS, कैपकोफजस से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऊपर से नीचे, K से किंगडम, PS से फाइलम, C से क्लास, O से आर्डर, F से फैमिली, J से जीनस, S से स्पीसीज। इस प्रकार इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रकार लगभग हम 40 मिनट के समय में इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि छोटा चैप्टर है, और यहाँ से नीट में 1-2 क्वेश्चन हर साल बनते हैं। आप इसे आसानी से तैयार कर लीजिए, और इसकी NCERT लाइन टू लाइन रीडिंग करवा दी है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट करवा लिया है। आप इसको अपने NCERT में भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप इसको एक बार याद कर लीजिए और लेक्चर देख लीजिए, और आपको या फिर इसे कब देख सकते हैं इस लेक्चर को, आपका जब पढ़ने का मन ना हो रहा हो तो आप इसको लगाकर बगल में रख के आप अपने माइंड में रिकॉल करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको पूरी NCERT अपने आप रिकॉल होती चली जाएगी, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो भी बनते चले जाएंगे। बेस्ट तरीका यही है पढ़ने का। आप इसे चालू करके रख लीजिए और अपने माइंड में अपने आप से रिकॉल करते जाइए, जिससे आसानी से और बेस्ट तरीके से ये याद हो जाएगा। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।